नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आप सभी के बीच में मैं उपस्थित हुई हूँ पाठ्य पुस्तक पर्यावरण और हम से एक नए अध्याय के साथ। तो चलिए बच्चों, इस अध्याय को हम देखेंगे। अध्याय 21 है और इसका नाम है लकी जब बीमार पड़ा। तो इस अध्याय में बच्चों हम लकी के बारे में पढ़ेंगे। लकी बीमार पड़ा, कैसे पड़ा, क्यों पड़ा और इससे बचने के कौन कौन से उपाय हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए, हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए अब हम इसे पढ़ते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं लकी के बारे में कुछ लिखा गया है। लकी कई दिनों के बाद आज स्कूल आया। शिफा उसे देखकर बोली, लकी क्या बात है, तुम बहुत दुबले पतले कमज़ोर लग रहे हो। लकी ने बताया कि उसे मलेरिया हो गया था। तो बच्चों, आपने इस स्क्रीन पर देखा कि लकी काफ़ी दिनों के बाद स्कूल पहुंचा, तब उसके दोस्तों ने उसे टोका। एक शिफा नाम का लड़का जो लकी से कहता है कि लकी क्या बात है, तुम काफ़ी कमज़ोर लग रहे हो। तब लकी ने उसे बताया कि मैं बीमार पड़ गया था, मुझे मलेरिया हो गया था। तो चलिए बच्चों, कहानी में आगे और क्या बताया गया है हम उसे देखेंगे। आदिल और उसके अन्य साथियों को यह समझ में नहीं आया कि यह मलेरिया क्या होता है। सभी ने सोचा क्यों न चलकर गुरुजी से पूछा जाए। तो बच्चों, जब शिफा और आदिल और उसके अन्य साथियों को यह बात समझ में नहीं आई कि आखिर मलेरिया क्या होता है, तो सभी बच्चों ने मिलकर के गुरुजी से पूछने का विचार किया। तो चलिए देखेंगे कि गुरुजी से सभी बच्चों ने मिलकर के क्या पूछा। शिफा ने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मलेरिया क्या है और कैसे पता चलता है कि किसी को मलेरिया हो गया है। तो शिफा ने अपने गुरुजी से क्या सवाल किया, बच्चों आपने देखा। अब चलिए, अब गुरुजी ने क्या जवाब दिया हम इसे देखेंगे। गुरुजी कहते हैं, क्यों न पहले हम लोग लकी से ही पूछे कि उसे कैसे पता चला। लकी ने बताया, शुरू में मुझे ठंड लगी और कंपकपी आई, सिर दर्द भी हुआ, फिर तेज बुखार चढ़ा। कुछ समय बाद पसीना आया और बुखार कम हो गया। तो बच्चों, आपने यहाँ देखा कि जब बच्चों ने गुरुजी से सवाल किए तो गुरुजी ने कहा कि क्यों ना हम लकी से ही पूछते हैं कि उसे कैसे पता चला कि उसे मलेरिया हो गया। तब लकी ने बताया कि शुरू में मुझे सबसे पहले ठंड लगी, कपकपी आई, सिर दर्द हुआ, बुखार आया और जैसे ही तेज बुखार आया फिर उसके बाद पसीना आया और जब पसीना आया तो फिर धीरे धीरे उसका बुखार कम हो गया। तो ये उसके लक्षण हैं। तो चलिए बच्चों, कहानी में और आगे क्या बताया गया है हम उसे देखेंगे। गुरुजी कहते हैं, लकी इस तरह के लक्षण तो कुछ अन्य बीमारियों के भी हो सकते हैं, फिर तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हें मलेरिया ही हुआ है। गुरुजी ने कहा कि लक्षण तो इस तरह के और भी बीमारियों में हो सकते हैं, फिर तुम्हें एग्जैक्ट कैसे पता चला कि तुम्हें मलेरिया ही हुआ है। तो चलिए बच्चों, अब हम देखेंगे कि लकी गुरुजी से क्या कहता है। लकी ने कहा, मेरी माँ जब मुझे डॉक्टर के पास ले गई तब डॉक्टर ने बताया कि इन लक्षणों से मलेरिया होने की आशंका लगती है। मलेरिया का पता लगाने के लिए जब लकी की माँ डॉक्टर के पास लेकर गई तब डॉक्टर ने कहा कि इस तरह के लक्षण जो हैं मलेरिया का ही दिखता है। कहने का मतलब कि जब आपको सिर दर्द हो, तेज बुखार आए और पसीना के बाद जब बुखार कम हो जाता है तो यह सभी लक्षण मलेरिया के हो सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आगे देखते हैं फिर लकी और गुरुजी के बीच क्या बातचीत हुई। और अभी मेरे पास मलेरिया के कई मरीज भी आ रहे हैं।
इसके खून की जांच के बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे। तो डॉक्टर ने बताया कि अभी मेरे पास जितने भी मरीज आ रहे हैं यह सभी उन्हीं के लक्षण हैं, यानी कि अभी लकी का जो मैंने खून जांच लिया है इसके रिपोर्ट आने से ही पता चल पाएगा कि लकी को आखिर क्या हुआ है। इन दोनों के बीच के बातों के बाद अब लकी अपने गुरुजी से क्या कहता है हम उसे देखेंगे। मेरे खून की जांच की गई। जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि मुझे मलेरिया हो गया है। यह एक संक्रामक रोग है, दवा खाने पर ही ठीक हो पाएगा। मैंने नियमित रूप से दवा खाई, तब जाकर ठीक हुआ। लकी अपने गुरुजी और अन्य साथियों से पूरी बातें बताई कि खून जांच होने के बाद ही मुझे पता चल पाया कि मुझे मलेरिया हुआ है। फिर जिस प्रकार से डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि आपको समय समय पर दवा खानी है, और मैंने दवा खाई और मैं ठीक हो गया हूँ। सोनी कहती है, गुरुजी संक्रामक रोग क्या होता है? गुरुजी कहते हैं, जो रोग एक रोगी व्यक्ति से किसी भी माध्यम के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहा जाता है। ठीक है बच्चों, जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि सोनी नाम की एक लड़की है और उसे समझ में नहीं आया कि आखिर यह संक्रामक रोग क्या होता है। तब उसने अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी संक्रामक रोग क्या होता है। तब गुरुजी ने बताया कि यह एक ऐसी बीमारी है जो किसी व्यक्ति में अगर वो होता है और उनके संपर्क में जब हम आते हैं तो यह बीमारी फैलती है। इसे ही हम संक्रामक रोग कहते हैं। और इसी प्रकार संक्रामक रोग जो होता है वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है। रमेश कहता है, ये संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कैसे पहुंचते हैं? गुरुजी कहते हैं, ये रोग वायु से, किसी रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से, दूषित भोजन या जल से, कीड़े मकोड़े के काटने से, या उनसे हमारा भोजन या जल दूषित हो जाए तो एक से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि रमेश ने पूछा कि आखिर यह संक्रामक रोग कैसे फैलता है। तब गुरुजी ने जवाब दिया। गुरुजी ने जवाब दिया कि यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है अगर किसी एक व्यक्ति को किसी प्रकार की यानी कि संक्रामक बीमारी है और उनके संपर्क में जब हम सीधे सीधे आते हैं तो यह हमें भी फैल सकती है, या हवा के माध्यम से, कीड़े मकोड़े के काट लेने से, या कीड़े मकोड़े किसी चीज़ पर अगर वो बैठी हैं और हम उसे छूते हैं तो वो हमारे संपर्क में आते ही यह संक्रामक नामक बीमारी होती है। सोनी कहती है, गुरुजी मलेरिया कैसे फैलता है? शिफा कहती है, फिर मैंने दीवारों पर लगे पोस्टरों में पढ़ा है कि मलेरिया से बचने के लिए हमें मच्छरों से बचना चाहिए। अब सोनी नाम की एक लड़की है, वो गुरुजी से पूछती है कि गुरुजी बताइए कि आखिर मलेरिया कैसे फैलता है। तब तुरंत शिफा जवाब देती है, हाँ, मैंने भी दीवारों पर लगे पोस्टरों में पढ़ा है कि हमें मलेरिया से बचने के लिए मच्छरों से बचना चाहिए। तो बच्चों, आपको एक चीज़ अभी यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि इसका ये मतलब है कि अगर हमें मच्छर काटेंगे तो हमें मलेरिया हो सकता है। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं आगे के कुछ प्रश्नों को और उसे हम सब मिलकर के हल करेंगे। बताइए, संक्रामक रोग क्या है? तो चलिए हम इसके आंसर को देखते हैं। संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है।
संक्रामक रोग एक आदमी से दूसरे आदमी तक कैसे पहुंचते हैं? संक्रामक रोग हवा के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से, पानी और भोजन के माध्यम से। गुरुजी कहते हैं, बिल्कुल ठीक, मच्छर से बचना जरूरी है, नहीं तो अन्य कई रोग भी हो सकते हैं, जैसे कि डेंगू, फाइलेरिया, चिकनगुनिया इत्यादि। जैसे ही शिफा ने बताया कि हाँ, मैंने भी दीवारों पर लगे पोस्टरों को देखा और उसमें लिखा था कि हमें मलेरिया से बचने के लिए मच्छरों से बचना चाहिए। तब गुरुजी ने कहा कि बिल्कुल ठीक, हमें मलेरिया से बचने के लिए सबसे पहले हमें मच्छरों से बचना चाहिए, नहीं तो हमें बहुत से विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती है, जैसे डेंगू, चिकनगुनिया इत्यादि। राहुल कहता है, गुरुजी, हमारे घर के सामने वाली सड़क पर कई सारे गड्ढे हैं, मैंने उनमें बहुत सारे मच्छरों को देखा है। जैसे ही उसने गुरुजी की बातें सुनी, राहुल ने कहा कि गुरुजी, हमारे घर के सामने वाली सड़क पर कई सारे गड्ढे हैं और मैंने उनमें बहुत सारे मच्छरों को देखा है। तो चलिए बच्चों, हम आपसे कुछ और भी सवाल करेंगे और उसके भी हल देखेंगे। तो बताइए, क्या आपने ऐसी जगहें देखी हैं जहां पानी ज़्यादा दिन तक इकट्ठा रहता है और फिर वहां मच्छर हो जाते हैं? ऐसी जगहों के नाम लिखिए। तो चलिए हम इसके हल को देखेंगे। तालाब, पोखर, गंदे नाले इत्यादि। ऐसी जगहों पर पानी इकट्ठा ना हो, उसके लिए आप क्या करेंगे? निकासी व्यवस्था का प्रबंध करना, नाली और पाइप की सही देखभाल, सामुदायिक भागीदारी। तो बच्चों, आपने यहाँ पर जो दूसरे सवाल को देखा कि ऐसी जगहों पर पानी इकट्ठा ना हो, ऐसी जगहों का मतलब कि आपने इसके पहले वाले सवाल के जवाब देखे थे, तालाब, पोखर, गंदे नाले। तो इन सभी जगहों पर या सड़क के किनारे या सड़क पर जो गड्ढे होते हैं उसमें पानी जमा रहते हैं, तो वैसी जगहों पर पानी जमा ना हो, इसके लिए आप क्या करेंगे? तो हमें सही निकासी की व्यवस्था का प्रबंध करना होगा। कहने का मतलब कि उसके लिए नाले बनाने होंगे जिससे पानी आसानी से वहां से हट जाए। नाली और पाइप की सही देखभाल करनी होगी। अगर नाला बना है तो उसमें पाइप सही से लगे हैं या नहीं, या टूटे फूटे हैं जिसके कारण पानी कहीं भी इकट्ठा हो जाता है। इसीलिए हमें नाली और पाइप की सही देखभाल करनी होगी। सामुदायिक भागीदारी, इसका मतलब हुआ कि हम सबको मिलकर यह करना होगा, किसी एक व्यक्ति के करने से यह संभव नहीं है। जैसे अगर यह सड़क के किनारे या सड़क के ऊपर अगर यहाँ पर गड्ढे होते हैं तो हम सबको मिलकर उसकी कमी को पूरा करना है। रवि कहता है, इसका मतलब है मच्छरों से फैलने वाले रोग से बचने के लिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि पानी ज़्यादा दिनों तक जमा ना हो। सोने के समय मच्छरदानी का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। रवि समझ गया। फिर उसने कहा कि इसका मतलब है कि हमारे आसपास बिल्कुल भी पानी किसी भी गड्ढे नाले में जमा नहीं होने चाहिए और हमें सोने से पहले मच्छरदानी का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। शिक्षक कहते हैं, साथ ही मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। धुआं करके मच्छर भगाने से या जहां पानी जमा हो वहां मिट्टी का तेल डालने से मच्छरों से फैलने वाले अन्य बीमारियों से भी
बचा जा सकता है। तो बच्चों, मच्छरों से या मच्छरों के काटने से बचने के लिए हमें उस जगह की सफाई करनी होगी। अगर कहीं गड्ढों में नालों में पानी जमा हो गया है तो वहाँ पर हमें कीटनाशक दवाई का प्रयोग करना है और धुआं करना है। और इसके अलावे आप केरोसिन तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके छिड़काव से भी मच्छर का प्रकोप कम हो जाएगा। नेहा कहती है, अच्छा, जिस तरह से पानी को एक जगह इकट्ठा होने से रोककर मच्छरों से बचा जा सकता है, क्या अन्य रोगों से बचने के कोई उपाय हैं? यह नेहा का एक सवाल है अपने गुरुजी से। वो कहती है कि जिस प्रकार हमें मलेरिया से और मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, उसी प्रकार से किसी और तरह के बीमारी से बचने के लिए हमें और भी उपाय क्या-क्या करने हैं, इसके बारे में गुरुजी कहते हैं, हाँ नेहा, हर रोग से बचने के लिए ताज़ा भोजन करना व उबला पानी पीना ज़रूरी है। साथ ही अपने घर एवं आस पड़ोस की स्वच्छता का भी खास ध्यान रखना ज़रूरी है। तो चलिए बच्चों, इस कहानी में और आगे क्या है हम उसे देखेंगे। इससे डायरिया, कलेरा, खांसी, खुजली आदि संक्रामक रोगों से बचा जा सकता है। हम अगर साफ सफाई नहीं रखेंगे आसपास में, या खुद की अपने शरीर की भी साफ सफाई नहीं रखोगे, तो आपको अन्य रोग भी हो सकते हैं, जैसे डायरिया, खांसी, कलेरा और भी खुजली। तो इन सभी से बचने के लिए हमें अपने आसपास की सफाई बहुत ही ज़रूरी है। तो बताइए बच्चों, कौन कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाता है? तो चलिए इसके हल को भी हम देखेंगे। टीबी, हेपेटाइटिस, HIV, चिकनगुनिया इत्यादि, ये सभी रोग जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने वाला है। ये रोग कैसे फैलते हैं? लिखिए। डायरिया कैसे फैलता है? तो चलिए बच्चों, अब हम इसके आंसर को देखेंगे। दूषित पानी पीने से, अस्वच्छता तथा संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। खांसी, अब यह खांसी कैसे फैलता है? चलिए हम इसके आंसर को देखेंगे। हवा के माध्यम से, हवा के माध्यम से सीधे किसी व्यक्ति के संपर्क में आने से भी फैलता है। डायरिया होने पर हम कौन सा प्राथमिक उपचार दे सकते हैं? अपने स्वास्थ्य कर्मी से पूछकर लिखिए। पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की पूर्ति कराना, हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन देना, शरीर को अधिक से अधिक आराम देना, स्वच्छता का विशेष ध्यान देना, हाथ को बार बार साबुन से धोना। तो बच्चों, डायरिया होने पर हम ये सभी प्राथमिक उपचार कर सकते हैं। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आराम की आवश्यकता होती है, शुद्ध खाना खाना है, स्वच्छता का काफ़ी ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों, हम आगे के और भी प्रश्नों को देखेंगे। आप अपने साथियों को स्वास्थ्य के प्रति कैसे जागरूक करेंगे? अपने विचार लिखिए। हाथ को बार बार साबुन से धोना, साफ कपड़े पहनना, रोज स्नान करना, खाना खाने से पहले और बाद में हाथों की सफाई करना। तो बच्चों, आप अपने साथियों को स्वस्थ रहने के लिए और उनके तो बच्चों,
आप अपने साथियों से स्वस्थ रहने के लिए ये सभी सलाह दे सकते हैं। जब कोई बीमार हो तो आप उनकी क्या मदद करेंगे? उनकी मदद करना जैसे उनकी देखभाल करना, आराम और पोषण का खास ख्याल रखना, उपचार का पालन कराना, डॉक्टर्स से संपर्क कराना। हाँ बच्चों, यदि कोई अगर आसपास में या आपके घर में कोई बीमार पड़ते हैं तो आपको इन सभी बातों का खास ख्याल रखना होगा। किसी भी बीमारी से बचने के लिए क्या करना चाहिए? पर्याप्त नींद लेना चाहिए, स्वच्छता बनाए रखना चाहिए, स्वस्थ आहार लेना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए और नियमित स्वास्थ्य जांच कराना चाहिए। आपने यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स को देखा कि आप स्वस्थ किस प्रकार से रह सकते हैं। तो समय समय पर आपको स्वास्थ्य संबंधी जांच भी कराना चाहिए। तो बच्चों, आपने यहाँ पर इतने सारे सवालों को देखा। आप इसमें मलेरिया के बारे में जाने, डेंगू, चिकनगुनिया, टीबी, हेपेटाइटिस, आपने बहुत सारी बीमारियों के नाम सुने और इन सभी का एक ही उपाय है, आपको स्वस्थ रहना है। और स्वस्थ रहने के लिए आपको स्वच्छ रहना होगा, आपको साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद आपको हाथ को अच्छी तरह धोना चाहिए। समय समय पर आप अपने शरीर की जांच कराएं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, आप इस पाठ से बहुत कुछ सीखे होंगे और आप इसका बहुत कुछ पालन भी करेंगे। तो बच्चों, मिलते हैं हम अगली कक्षा में नई टॉपिक के साथ। थैंक यू।